और बात कर लेते हैं। तो ई डॉट डी एल, हाँ ठीक है, कह सकते हो। और उसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो केस डिस्कस किया गया होगा उसमें एक फिक्स रेडियस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, एरिया क्या है, कांस्टेंट, इसलिए एरिया को बाहर ले लिया होगा आपने और फिर ए डी बी बाई डी टी। मतलब इसमें से लेकिन कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एज सच कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए, पर हम देखेंगे, इसके भी सवाल करके देखेंगे। कोई भी चीज बता के नहीं आती है एग्जाम में। तो कल हमने 180 डिग्री कॉइल को क्या किया था, रोटेट, और किस तरह से फ्लक्स चेंज हो सकता है वो देखते हैं। चलो आज तो पहला सवाल जो आज देखने वाले हैं उसमें कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे, अ सर्कुलर कॉइल is shrinking such that its radius decreases at a rate of 2 millimeter per second। दो बार मेडिकल एग्जाम्स में आया हुआ है ये, है ना। तो एक रेडियस या एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से कम हो रहा है, यानी एरिया क्या हो रहा होगा इसका, कम हो रहा होगा। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ when radius is equal to 2 centimeter, coil is placed perpendicular to magnetic field of 10 टेस्ला, राइट। और आई थिंक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको बताना है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो मान लो पहले 5 सेंटीमीटर का रेडियस था, कम होते 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 कहां तक पहुंचना है आपको, 2 सेंटीमीटर पे। जिस समय रेडियस 2 सेंटीमीटर है उस समय कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, उस इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। कैसे अप्रोच करेंगे इसको, फॉर्मूला तो एक ही है अपने पास इंड्यूस ईएमएफ का। अच्छा, कल मैंने बोला भी था कि आप चाहे ईएमएफ फाइंड कर रहे हो, चाहे करंट फाइंड कर रहे हो, चाहे चार्ज, इवन ये चीज भी तो वही है। फ्लक्स चेंज तो आपको फाइंड करना आना ही चाहिए, वरना इस चैप्टर में काम नहीं चलेगा अपना। ये बात हम कल कर चुके हैं। 8 रूट, अच्छा 4 पाई, पाई के टर्म्स में छोड़ दो अब तो, है ना। 4 पाई इंटू 10 की पावर समथिंग समथिंग जो आप बोल रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, करें कैसे ये बताओ ना। फ्लक्स क्या है, व्हाट इज द रिलेशन फॉर फ्लक्स, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ, माइनस डी फाइव बाई डी टी। फाइव में क्या क्या आता है, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न तो चेंज हुआ नहीं, एक ही कॉइल है। बी कांस्टेंट है, 10 टेस्ला मतलब यूनिफॉर्म है। बी भी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाला। और क्या चेंज हो रहा है, एरिया। तो डी बाई डी टी ऑफ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। और जब रेडियस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में होगा 2r, डी आर बाई डी टी अलग से। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर चेन रूल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रख जाना एग्जाम में आप। माइनस का 2b पाई आर डी आर बाई डी टी। रेडियस स्ट्रिंग करने वाले लगातार 2 सवाल, लगातार 2 साल आए थे क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट के आप एक्सरसाइज सेकंड के फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो वहां 2 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली दिए हुए हैं। वो बात अलग है, काफी पहले आए थे, लेकिन आए हैं मतलब दोबारा आ सकते हैं। अब ये हमारे पास में रिलेशन है। क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, हाँ। क्या आर अवेलेबल है, बिल्कुल। क्या डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस अवेलेबल है, हाँ। बस हमको वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर दो भाई। बताओ, -2 एज इट इज, बी का वैल्यू कितना है 10, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। डी आर बाई डी टी कितना है 2b, पाई रह गया, पाई को पीछे लगा देता हूं, आर आ चुका है। डी आर बाई डी टी कितना है जी 2 mm, यानी 2 mm को पहले आपने मीटर में कन्वर्ट किया पर सेकंड, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट है। तो ये आया हमारे पास 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है इसमें। तो और एक चीज और बताऊं, रेडियस इज डिक्रीजिंग, दैट मींस डी आर बाई डी टी इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव अगर साइन ऑप्शन में दे रहा है तो फिर वो प्लस हो जाएगा। वैसे दिए हुए नहीं थे जब ये आए थे। तो 8 पाई इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, -4 वोल्ट।
या इसमें से -3 अलग लेके मिली वोल्ट में दे सकते हैं, या -6 बना करके माइक्रो वोल्ट में दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, है ना भाई? ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो ये क्वेश्चन आया हुआ एक। चलो, आपने क्या क्या चेंज करके देखा? कल आपने कॉस थीटा यानी एंगल चेंज करके देखा था, अभी आपने एरिया चेंज करके देख लिया। और क्या चेंज कर सकते हो? शेप चेंज कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे शेप का आइडिया लगेगा। अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर is turned into a circular loop placed in B equal to 10 टेस्ला, पहले की तरह। ठीक है, it is converted into a square loop in 2 seconds। 2 सेकंड के अंदर सर्कल को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? स्क्वायर के अंदर। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अच्छा, एक बात पूछना भूल गया मैं यहाँ पे आपसे, ये थीटा 90 काहे नहीं लिया भाई? पहले ही सवाल खत्म हो जाना चाहिए था। और क्या, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज coil is perpendicular to magnetic field, that means area vector is parallel। थीटा 0 ही था, उसमें कोई ऐसा अलग करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने फाई के अंदर b इंटू ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, cos 0 1 लिया। कहीं आप 90 मत पुट कर देना, कल मैंने कई बार बताई भी थी ये चीज आपको कि 60 है तो कब 30 लेना है, कब 60 लेना है, बताया था कि नहीं बताया था? बेटा इतने उदास काहे हो, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अभी बताते हैं क्या हुआ, चलो करो। हाँ, सच दैट। अरे बच्चों से सीखा हूँ यार, वो ऑनलाइन क्लास में रिप्लाई करते थे, समझ में आया, रिप्लाई आता था वाई। मैं सोचता था वाई क्या बोल रहे हैं यार ये, तो उसने बताया सर वाई फॉर यस। मैं भी आजकल बच्चों की तरह जो है शॉर्ट फॉर्म में काम चला रहा हूँ। एस टी मतलब सच दैट, कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना बिटवीन, है ना, एब्रिविएशंस। कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ जमाने के साथ। चलो भाई, इसका आंसर बताओ। आप दोनों मित्र करो ना यार, आंसर बता रहे हो कितना? थोड़ा जोर से। 2। इतना सिंपल आंसर तो शायद नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब आ भी सकता है वैसे। क्या करें, क्या, चलो मेथड बता दो अब तो मुझे, हाउ टू अप्रोच इट। एक लूप है तो एन तो सब जगह 1 है, बी कांस्टेंट है, बी में चेंज हुआ नहीं। यहां भी मान लो थीटा 0 डिग्री दे रखा है मैंने आपको पहले से, दैट कॉइल इज परपेंडिकुलर मतलब कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल। तो क्या चीज चेंज हुई? एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब एरिया में चेंज हुआ है, वो आपको कंसीडर करते हुए चलना है। मुझे फाइनल आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप मेथड सही लगा रहे हैं तो आंसर तो आ ही जाएगा। टाइम किसी का कैलकुलेशन स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। आप तो तरीका बता दीजिए बस, वो आपने सही लगाया तो आपको शाबाशी मिलेगी। है जी, चलो करें शुरू। सेम क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ -d∅/dt, फिर से बी कांस्टेंट dA/dt, एरिया चेंज होगा। डी ए का क्या मीनिंग है? चेंज इन एरिया, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। फाइनली क्या बना दिया आपने इसको? स्क्वायर। पहले ये क्या था? सर्कल। तो हमें स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया क्या करना है? बस एक छोटी सी कंडीशन है, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास लेंथ फाइनाइट है। लेंथ हमारी क्या है? फाइनाइट। यानी 22 सेंटीमीटर के वायर से हमको पहले तो एक बार सर्कल बनाना है, और उसी 22 सेंटीमीटर के वायर से या एल लेंथ के वायर से बाद में हमको क्या बनाना है? स्क्वायर। तो क्या चीज कांस्टेंट है? इसका सरकमफेरेंस और इसके पेरीमीटर की लेंथ आपस में क्या है? सेम। यानी कि हम कह सकते हैं एल से पहले 2 पाई आर बनाया गया, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया? L/2 पाई, जिसमें एल की वैल्यू कितनी है? 22। और उसी एल से बाद में स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइड। एक साइड अगर ए लेंथ की है तो पूरे स्क्वायर की लेंथ कितनी हो गई? 4a। यानी ए इक्वल टू क्या हो गया?
L बाय 4, जिसमें L है 22 सेंटीमीटर, जो मीटर में भी कन्वर्ट होगा नो डाउट, पर वो चलो हमारी प्रायोरिटी नहीं है फिलहाल। वो डिपेंड करता है ऑप्शंस में, अगर वैल्यूज डिफरेंट है, पावर सबकी सेम है, तो हम कन्वर्ट करे बिना भी काम चला सकते हैं, है ना। वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है अपनी एग्जाम के दिन। और वैल्यू सब में सेम है, पावर ही अलग है तो फिर अलग बात है, फिर तो हम वैल्यू निकालेंगे नहीं, पावर ही देख लेंगे, है ना। चलो अब बताइए क्या करें, कहां से कैसे आगे होगा, बताओगे, आंसर करो, कोशिश करो। किसी का आया आंसर? आप लोग कुछ बता रहे थे, ऐसे किया था, गुड। आंसर याद है? अच्छा, कितना है आंसर? माइनस का 6.6, हाँ ऐसा ही कुछ है इसका। ठीक, ठीक ध्यान है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अच्छा सवाल है ना। इसमें दिक्कत आ सकती है लोगों को सॉल्व करने में। तो आ रहा है -6.6 आपका, या एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी 22 सेंटीमीटर देगा वो। हेक्सागन बना दिया तो, सर्कल से हेक्सागन करेंगे सॉल्व, वहां पे देखेंगे, मतलब तरीका ये रहेगा कुल मिला के, है ना। तो अगर हम देखें तो ए का स्क्वायर मतलब कि L²/16, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² यानी पाई इंटू L/2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बोल दिया था, मेथड में ही इंटरेस्टेड हूँ। ये वैल्यूज ले जाकर के आप स्क्वायर के एरिया की और सर्कल के एरिया की यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पुट। यहाँ जो भी आपके पास वैल्यू डी ए का आएगा वो हम पुट करेंगे यहाँ पे 10, जो भी वैल्यू है XYZ, और नीचे टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करने से आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कितने लोग इसी तरीके से अप्रोच कर रहे थे? ठीक है, तो आंसर आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। बाकी वो देखो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि 22 लेंथ दी है तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना चाहिए। 3.14 लोगे तो फिर दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। वो तो वहीं पे आप वैल्यूज देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। चलो, तो इसमें क्या चेंज हुआ, एरिया। कभी बी चेंज कर देगा। बी चेंज करने वाले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि पहले तो एक सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखी हुई है, सोलेनॉइड पहले ऑफ था। ऑफ था मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। अचानक से आपने सोलेनॉइड को ऑन कर दिया, वहां पे 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बन गई, या मैग्नेटिक फील्ड भी आपसे ही सॉल्व करवा ली, मी नॉट एन आई से पता करो कितनी है, और फिर बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल में कितना होगा। तो क्या चीज चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड। पहले कितनी थी, 0, अब क्या हो गई, नॉन जीरो। वैल्यू पता करोगे, डीबी, इस बार बी अंदर रहेगा। तो आप कल वाले क्वेश्चन को देख के और आज के 2-3 सवाल देख के ये समझ गए होंगे किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। जो चीजें चेंज होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर चलती रहती हैं इधर। कभी बी चेंज हो रहा है तो dB/dt, कभी ए चेंज हो रहा है dA/dt, कॉस थीटा कल चेंज हुआ था वो अंदर रह गया था, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे वो अंदर रह जाएंगे, जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाते हैं। अगर फंक्शन है टाइम का तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, सीधे वैल्यू पता है तो अपन फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, और सॉल्व करके हमारा क्या आ जाता है, आंसर। इसी में अगर करंट पूछ लिया तो रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसी में अगर चार्ज पूछ लिया तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला वेरी होगा। तो अब मैं जैसा करता हूं, इसमें आगे बढ़ करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलता हूं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आराम से इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, चार्ज, कोई भी सवाल आएगा वो आराम से अप्रोच कर सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बोला, कोई सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर्स में स्पेसिफिकली सिर्फ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई न्यूमेरिकल आया हो ऐसा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ के टेस्टों में एक सवाल आता रहता है, उसको मैं यहाँ दे रहा हूं करने के लिए, सुनिएगा ध्यान से। एक सर्कुलर रीजन है, रेडियस कैपिटल R, इसके अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मीनिंग है, इनवर्ड, यस और नो। और ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B, दिस इज डिक्रीजिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, एक प्रोटॉन या कोई भी एक चार्ज, मान लो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, चलिए यहां पर ला करके मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। रिलीज करा है मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां प्लेस करेंगे इसका मोशन किस तरफ होगा, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आगे पीछे, किस तरफ के जाएगा। सिंपल सा इतना ही डेटा दिया है, दैट बी इज डिक्रीजिंग इन दिस रीजन, वेयर विल इट गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी एबल टू थिंक व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल गो एनीवेयर। याद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो दिन जब आपने नया नया एंथ्यू शुरू किया था पूरे जोश के साथ। होपफुली वो जोश अब भी कायम है। इंड्यूस्ड क्या, नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज से ओरिजिनेट होती थी, सोच रहे हो बे। ये लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से, और कहां टर्मिनेट होती हैं,
ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है, इंड्यूस वाली क्लोज लूप बनाती है हमेशा, है ना, उनमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, बट एक चीज कॉमन है, यहां अगर प्रोटॉन को रिलीज करें तो किधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अलोंग द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड? पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस पे जो F इक्वल टू क्यू ई लगता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या और कुछ है, तो वो अगेंस्ट द फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो? तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मोशन में आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो उसके अगेंस्ट जाना चाह रहा होगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको डायरेक्शन अगर पता हो तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आपके नोट्स में भी लिखा होगा और मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं वो लेंज लॉ से जो करंट की डायरेक्शन आती थी सेम वही आती है, वही आती है, अपोजिट नहीं, सेम। इलेक्ट्रॉन जाएगा अपोजिट। तो क्यों ऐसा हो रहा होगा कि देखो किसी भी लूप के अंदर जब करंट इंड्यूस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट गए, तो क्यों गए होंगे? क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, है कि नहीं? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर नहीं रहे होंगे। तो पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसके बाद चार्ज का मोशन होता है। तो आप लेंस लॉ लगा करके यूं मान लो कि यहां पे कंडक्टिंग वायर है पूरे रीजन के अंदर, और आप सिंपल लेंस लॉ से करंट की डायरेक्शन निकाल रहे हो, तो वो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? सबसे पहले ये बताइए, यहां पे क्रॉस है कि डॉट है? क्रॉसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, क्या कम होने दें, क्या बढ़ाएं? और क्रॉस अंदर भेजेंगे, राइट हैंड का थंब कहां रहेगा? अंदर की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ फिंगर्स कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यानी अगर यहां पे वायर होता और हम करंट की डायरेक्शन निकाल रहे होते तो इस पूरे रीजन में क्लॉकवाइज करंट आता, इंक्लूडिंग दिस इलेक्ट्रॉन, यस और नो? लेकिन करंट, ओ सॉरी, मैंने एक सेकंड, अब सही क्लॉकवाइज हो गया ना? मैंने अब थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। अब आप इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट पर फोकस करें, उस पर्टिकुलर जगह पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो वहां की डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आई? टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ आई है, और इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? फील्ड के अलोंग जाता है कि अगेंस्ट जाता है? तो ये पीछे भागेगा। बात समझ में आई? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन उससे मतलब लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, मान लो यही इलेक्ट्रॉन मैं शिफ्ट करके यहां रख दूं, मैंने कहा भट यहां से हटो, तुम यहां रख दिया, अब भी लेफ्ट ही जाएगा? क्या बात कर रहे हो, इतना इतना गलत कैसे हो सकते हो? तुम 30 सेकंड और सोचो, हाँ सोचो सोचो, राइट जाएगा? अच्छा, लेफ्ट गए तो राइट ही होगा ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। चीटिंग कर रहे हो तुम तो यार, टेंजेंट बनाओ टेंजेंट। ये क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कहां बनी? लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन तो राइट जाएगा। आई बात समझ में? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंट राइट में आई थी तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गया था, यहां टेंजेंट लेफ्ट में आ रही है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अरे बात समझ पा रहे हो? लो यहां रख दिया, अब बताना इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ये पूछ रहा हूं। नीचे। काहे जाएगा नीचे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। बात समझ गए कि नहीं? चलो घुमा फिरा के पूछता हूँ, कंफ्यूज होते हो क्या, देखते हैं। डॉट 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 मतलब क्या है? बाहर की तरफ है, और दिस डॉट 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 इज इंक्रीजिंग and I have an alpha particle placed over here, A2 plus. Now tell me where this alpha particle will go. कितने लोग बोल रहे हैं लेफ्ट, कितने लोग बोल रहे हैं राइट? बाकी लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, करो करो करो। क्या है यहाँ पे, डॉट है कि क्रॉस है? डॉट है कि क्रॉस है? बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दे, क्या कम करेंगे? क्या भेजेंगे? क्रॉस। यानी इस बार फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज। परंतु द चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लॉकवाइज बट अवर चार्ज इज, यानी टेंजेंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट में आ रही है और चार्ज भी पॉजिटिव ऑफ फील्ड के अलोंग ही जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? अलोंग। तो वेलोसिटी विल आल्सो बी टुवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट, नॉट राइट, द सेम डायरेक्शन बेसिकली। बात समझ में आई? तो अपने मेजर में कई बार एक दो ये सवाल आ जाते हैं तो इंटरेस्टिंग, पर नीट में नहीं आते, क्या करें? ऐसे कई सवाल है जो हम चाहते हैं नीट में आए पर नहीं आते। आजकल तो पता नहीं क्या ही हो रहा है पेपर बनाने वाले को, है ना? वो सोचता है कि बच्चों का भला करूं आसान पेपर बना के, और भले की जगह कुछ और ही हो जाता है।
कट ऑफ इतनी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में तो पता नहीं कहीं पहुंच जाती है अपने यहाँ, है ना। कट ऑफ छोड़ो, नंबर ही 720, एक एक नहीं मतलब मल्टीपल बच्चों के हैं। चलो, तो ये बात हुई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसमें अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तब तो बहुत ही ईजी है। अभी आपने जो रिलेशन बताया, ई डॉट डी एल इक्वल टू ए डी बी बाय डी टी, माइनस साइन रखो मत रखो अपनी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो उसका। तो जहां भी पॉइंट लाई कर रहा है उस सर्कुलर रीजन के बाहर है तो बाहर का एरिया आ जाएगा, सरफेस पे सरफेस का एरिया आ जाएगा, अंदर है अंदर का एरिया। ये भी क्वेश्चन कभी आए हुए नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख जाना, वैल्यूज पुट करके देख लेना, वहां पे आप आराम से कर सकते हो। तो ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में और अभी तक के लेक्चर में करी हैं। हम ये जान गए हैं कि फैराडेज लॉ क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, लेंज लॉ से हम सारे करंट की डायरेक्शन पता करना सीख चुके हैं, और अभी हमने इंड्यूस पैरामीटर्स पे बेस्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी देखी, क्या क्या चीजें चेंज करके दी जा सकती हैं, है ना। बाकी आप लोगों ने मॉड्यूल करना है वापस से एक बार, वहां पे और आपको अच्छे अच्छे सवाल मिल जाएंगे, उनको करके देखना, रेस में भी हैं। अब मैं सीधा आता हूं डायनामिक ईएमआई यानी मोशनल ईएमएफ पे। किस पे आता हूं? डायनामिक ईएमआई या मोशनल ईएमएफ। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों का एनसीईआरटी में अच्छा खासा जिक्र है, कई पेजेस भर के दे रखे हैं उसने। एक तो लीनियर मोशन ऑफ रॉड वाले क्वेश्चन है, और एक रोटेटिंग रॉड वाले क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन में वहां पे एनसीईआरटी में गिवन है, यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है और आए हैं। तो हम पहले तो लीनियर मोशन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा 2 मिनट इसका डिस्कशन लेंगे, फिर सवाल शुरू करेंगे। एक रॉड है मेटालिक, इसकी लेंथ कितनी है? एल। बस बेसिक बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन नहीं करेंगे, पर हाँ कॉन्सेप्ट पता हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। एक रटने वाले बच्चे का और एक समझने वाले बच्चे का अंतर कुछ नहीं है, 4 नंबर दोनों के आते हैं, और जो कॉन्फिडेंट रहता है वो टफ सिचुएशन को भी झेल जाता है वहां पे। वहां पे नहीं तो पेपर अगर 2016 जैसा आ गया फर्स्ट जैसा, तो फिर रटने वाला तो थोड़ा बहुत ही कर पाएगा, अपना एक लिमिट होता है सबका। एल लेंथ की रॉड है, वी वेलोसिटी है, और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए पहले की तरह क्रॉस है, कैसी है? क्रॉस। फिर आप देखो, मान लो बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो 3 वेक्टर हो गए हमारे पास, बी वेक्टर, वी वेक्टर और एल वेक्टर। नाउ दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, हमने अपना हाथ से पकड़ा इसको और ऐसे मूव करवा रहे हैं, या किसी भी तरीके से ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की लाइफ पे थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन है, किसी एक की जिंदगी देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। जब ये रॉड आगे जाएगी तो इलेक्ट्रॉन साथ साथ जाएगा या पीछे रह जाएगा? मेरे को नहीं जाना, साथ साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा राइट की तरफ, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उससे जस्ट क्या लोगे? ऑपोजिट। केवल एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं हम ना उसके रेस्पेक्ट में। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन राइट में, यानी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कहां ले सकता हूं मैं? लेफ्ट में, अपने समझने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन आप क्या लेते हो? थंब। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना, क्यू वी क्रॉस बी वाला राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं। तो करंट लेफ्ट में है, फील्ड अंदर है, थप्पड़ कहां पड़ेगा? नीचे। यस और नो? यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? लग तो रहा होगा प्रोटॉन्स पे भी, पर उनको निकालना तो हर एक के बस की बात है क्या? बड़े बड़े साइंटिस्टों से नहीं निकले, वो न्यूक्लियस के अंदर है, पर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, वो भी कुछ। इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, अरे होंगे कि नहीं? तो क्या नीचे कैसा चार्ज इकट्ठा होगा? मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं। और ऊपर इससे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कहां है बाय द वे? ये रहा अपना हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। और इस तरफ आप कह रहे हो कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, कहीं ना कहीं जाकर के जो है दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है? बैलेंस। उसी से वो पूरा डेरिवेशन होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई? बैलेंस हो गई। उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये जानना चाह रहे थे कि देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, रॉड के एक तरफ हाई पोटेंशियल है और एक तरफ लो पोटेंशियल, मींस दिस रॉड इज वर्किंग लाइक अ सेल, एंड इफ ऑल दीज क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक स्पेशल केस जो एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, if b vector is perpendicular to v vector and v vector is perpendicular to l vector, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारे पास? b इंटू एल इंटू वी। एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ा है इस टॉपिक को कि इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, उसने केवल ये तीनों परपेंडिकुलर वाला केस ही लिया है। मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ध्यान आ जाएगा। ये आर रेजिस्टेंस का लूप, यू लूप तो क्या है, मतलब यू शेप का वायर है, और उसके ऊपर एक रॉड रख दी इन्होंने ऐसे, और वी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है।
और पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उन्होंने शुरुआत ही यहां से करी है इस टॉपिक की, यानी ज्यादा आने के चांसेस इसी केस के हैं। अरे नहीं, कैसे नहीं है यार, एनसीईआरटी में तो कोई शब्द भी आ गया तो उसके चांसेस हो जाते हैं। अरे आई कि नहीं बात समझ में? इसलिए अपने मॉड्यूल में भी कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, लेकिन और भी केसेस हैं जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आती है, उससे पता लगता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स इन तीनों में से पैरेलल हो जाएं तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। If a length is parallel to magnetic field or length is parallel to velocity or L is parallel V parallel to B, कोई भी तीनों में से दो भी पैरेलल हो गए तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी जीरो, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म वाला टेक्निक देख सकते हैं, नहीं तो हम वेलोसिटी का कंपोनेंट 90 डिग्री पे लेंगे तो वैसे जीरो आ जाएगा, मतलब कैसे भी करके देख सकते हो, वो आएगा ऐसा। Now when all these three are perpendicular to each other, induced EMF कितना है उस समय पर? BLV. Induced EMF is BLV. Now first of all, can you tell me the direction of current in this loop? लेंस लॉ से भी कर सकते हो, और अभी जो सेल बनाया उससे भी कर सकते हो। जो रॉड सेल की तरह काम करेगी, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा सर्किट के अंदर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कितने लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, लेंस लॉ से करते हैं पहले। ये रॉड जब इधर जा रही है और यू शेप का वायर फिक्स है, ये वाला वायर फिक्स है, तो इस लूप का एरिया बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? सोच रहे हैं, सोचो सोचो। ये रॉड यहाँ खींची, एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इस लूप के अंदर नंबर ऑफ क्रॉसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ने दें, कम करेंगे, किससे करेंगे? डॉट से। तो एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, वाह क्या बात है, बहुत ही समझदार बच्चे। ठीक है, अब इससे देखते हैं इससे भी आ रहा है कि नहीं। तो यहां भी एक राइट हैंड पाम रूल होता है। क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल। क्या रूल है साहब? ये राइट हैंड है, लेट अस अज्यूम ये राइट हैंड है, ऐसा। वेलोसिटी ऑफ रॉड की तरफ तो राइट हैंड का क्या रहेगा? थंब। फिंगर्स किस तरफ रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि बी वेक्टर की तरफ। तो थप्पड़ जो पड़ेगा पाम, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन या द टर्मिनल विच विल हैव द हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ आपका हाथ रहेगा। बचपन में थप्पड़ सबने खाया हुआ है, कोई बहुत ही अनलकी दो चार लोग होते हैं जिन्होंने नहीं खाया होता, बट खाए होंगे। जिस गाल पे थप्पड़ पड़ेगा वो हाई पोटेंशियल पे रहता है, दूसरा वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अब उसका जो मीनिंग समझ लो आप, है ना। तो सेम इज हैपनिंग हियर, द रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो वेलोसिटी राइट हैंड का थंब। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी इनवर्ड, थप्पड़ कहां पड़ा? ऊपर। कौन सा पोटेंशियल है? हाई। अब ये चीज यहां पे लगानी है हमको। सेम ही आ रहा है वैसे तो, पर चलो करके देखते हैं। रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, थप्पड़ कहां पड़ रहा है? ऊपर। तो रॉड का ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल हो गया और नीचे वाला टर्मिनल, सो वी कैन सिंपली रीड्रॉ दिस। रेजिस्टेंस तो आर का आर रहेगा, और जो रॉड है उसकी जगह जो सेल बनाएंगे उसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऊपर की तरफ और लो पोटेंशियल टर्मिनल, यानी ये हमारा इफेक्टिव सर्किट बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले से है, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो करंट बता सकते हो क्या आप मुझे? ई इंड्यूस्ड बाय आर कितना आ जाएगा? बी एल वी बाय आर। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है तो। और रेजिस्टेंस होते सीरीज पैरेलल से निकाल लेते इफेक्टिव। अच्छा, फोर्स पता लगानी है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है इस रॉड के ऊपर। इस रॉड पे हर समय एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी जो इसकी स्पीड को कम कर रही होगी। हम चाहते हैं कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, हम उतना ही फोर्स और लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स हम लगाएं, या मैग्नेटिक फोर्स कितना इस पे लग रहा होगा? लग भी रहा होगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आप सोच के देखना, एक रॉड है जिसमें कुछ करंट है आई, एल उसकी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आई एल भी साइन थीटा फोर्स तो लगना बनता ही है। तो वो फोर्स बता दो आप तो मुझे। सोच रहे हैं, सोचो सोचो सोचो। क्यों नहीं लगेगा बताओ? पहले क्यों लगता था? बिल साइन थीटा क्यों लगाते थे? तब तो नहीं बोले आप सर ये क्यों लगा दिया आपने? सर आप थे नहीं, कैसे बोलते हैं? ये तो लगेगा ना। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, स्ट्रेट कंडक्टर पे एल लेंथ में बी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तो लगेगा। और टेढ़ा मेढ़ा वायर होता था, एल इफेक्टिव भी निकालते थे आप उसका। अच्छा, क्लोज है इसलिए। बट मोशन तो, मूवमेंट वाला तो एक पोर्शन का ही हो रहा है ना। ये रॉड जब मूव कर रही थी तब क्यों फोर्स लगा दिया फिर आपने? तब क्यों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया?
फोर्स तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। नहीं नहीं, फोर्स तो लगेगा, देखो रॉड पे ही तो लग रहा है, मैं लूप पे थोड़ी लगा रहा हूँ। मूवमेंट तो रॉड में हो रहा है, रॉड पे ही तो फोर्स लगा रहा हूँ मैं। किसका डायरेक्शन? तुम यहाँ देखो, यहाँ इधर से स्टार्ट करो, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं इसमें क्यों, इससे तो मैंने करंट लिया है, सिर्फ ये सेल की तरह काम कर रहा था, मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, क्या दिक्कत है? वंस इट वाज हैविंग एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल, तब मैंने करंट लिया इसमें से। हाँ हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा उसी की वजह से, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब क्यों नहीं करेगी? देखो आपने मान लो इसको v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो आपने कौन सी एनर्जी दी इसको? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही है, ये मतलब बनती रहेगी और ये चलता भी रहेगा? एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं होगा ये फिर? आप सोचो ना, मैंने हिंट दिया अभी आपको, मैंने तो काइनेटिक एनर्जी दी, मैंने काम किया इसको काइनेटिक एनर्जी देने में। अपन एनर्जी से क्या करते हैं? वर्क। वर्क किस फॉर्म में हुआ? मैंने इसको धक्का लगाया, ये चलने लगा, मेरे वर्क करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी रॉड की शुरू में। अभी रॉड क्या चलती भी रहेगी और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती भी रहेगी काइनेटिक एनर्जी से। अच्छा करंट बना कि नहीं बना? करंट बना तो हीट लॉसेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब हीट लॉसेस हुए तो मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड है कि लॉसेस हो रहे हैं? तो उसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? अच्छा अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन का आंसर, रॉड स्लो होगी कि चलती रहेगी? स्लो कौन करेगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब आएगा? जब कोई फोर्स लगेगा। आप खुद बोल रहे हो रॉड तो स्लो होगी। अरे यार क्या बात कर रहे, बताया क्यों गया? आप तो सीधे सीधे सब लोग आंसर देना। ये रॉड मैंने मूव करवाई 10 मीटर पर सेकंड से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कोई सेल है क्या यहाँ पे? करंट किसी सेल से आया क्या? इसी से आ रहा है, इसी एनर्जी से आ रहा है जिसके चलने की वजह से। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या अंदर हो रहा है, लेकिन मैंने जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो तो कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी वो आ गई अब इसके अंदर। तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉसेस हो रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो ये रॉड भी स्लो होगी कि चलती रहेगी? आपने माना था ये तो स्लो हो रही है, बताया नहीं कि आपने बोला मैं स्लो, आपने बोला था स्लो हो रही है। रॉड विल बी स्लोड। अरे भाई मैंने तो धक्का लगा के छोड़ दिया, वो चलती रहेगी क्या हमेशा? लॉसेस तो होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रही है? और स्लो हो रही है तो क्यों हो रही होगी स्लो? कोई फोर्स लगी होगी रिटार्डिंग फोर्सेस के ऊपर, और कौन सी फोर्स लग सकती है यहाँ पे बताओ, और कौन है? मैग्नेटिक ही लग सकती है ना? तो आप तो मुझे फोर्स की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला मैंने बता दिया। मैं मान के चल रहा था ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ। अपन चर्चा करेंगे इस पर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नाम। अच्छा अमन, तुम कल भी तो पूछे थे कुछ। हाँ हाँ ठीक है, अपन फिर से आज बैठेंगे, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा पूरा तुम्हें अंदर का साइंस। पर अभी के लिए कितने बार लोगों को ये बात अच्छा एक क्वेश्चन भी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। वी वेलोसिटी से हमने मान लो वी नॉट वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया था, थोड़ी देर के बाद में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी कम होगी या बराबर होगी? फिर से सोच रहे हो? अरे यार, अरे भाई ये छोड़ दिया। अरे चलो इसमें तो mg लग रहा था, मान लो ग्रेविटी नहीं होती। अरे यार क्या हो रहा है आज, सब जगह फोर्स लग गई है। हाँ, रिटार्डिंग फोर्स। आज वो तो नहीं आई है ना? चलो ठीक है। चूहा भी आता है क्या? अच्छा आया हुआ है, ठीक है ठीक। अरे यार डरा क्यों रहा है, पहले छिपकली ने हालत खराब कर रखी है। हाँ अच्छा, अपन मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था, और ये अच्छा सवाल पूछा है इसने, ऐसी बात नहीं है, तो समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा चीजों में। पर अगर हम किसी रॉड को यू शेप के फ्रेम पे रख करके इसको प्रोजेक्ट कर दें प्रोजेक्ट, वेलोसिटी बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का है। वेलोसिटी बढ़ेगी, सेम रहेगी या कम होगी? इतनी देर की चर्चा में आपको याद ही हो गया, अगर होनी तो कम ही है। पर लॉजिकली सोच के देखें तो क्यों कम हो रही होगी, कोई बता सकता है? देखो हमने काइनेटिक, पूरे सिस्टम में इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हम साइंटिस्ट लोग नहीं है लेकिन कुछ तो हो रहा है, हमारी एनर्जी किसी ना किसी तरीके से तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली कम हो रही होगी डेफिनेटली। अच्छा फोर्स निकाल के देख लो ना आप तो, लो करंट कहां जा रहा है? बिल साइन थीटा पढ़ा सबने? भूल जाओ कि यहाँ कोई यू शेप का वायर है, सिर्फ रॉड को देखो, लगाएं बिल साइन थीटा। करंट ऊपर, फील्ड अंदर, वो याद है क्यू वी क्रॉस बी? तो क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है
उस तरफ तो रखा मैंने अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, फील्ड कहाँ है अंदर, थप्पड़ कहाँ पड़ेगा, रॉड कहाँ जा रही थी, लो रिटार्डिंग फोर्स है कि नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी वही बात निकल के आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अभी फोर्स की डायरेक्शन से भी पता लग गया कि फोर्स लग रही है और रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो फोर्स तो लग रही है। अब चलो घूम फिर के काम की बात पे हो, बहुत आगे चले गए अपन, फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स ये रहा फॉर्मूला यार, बताओ बताओ कितना फोर्स, बिल, ला भाई बिल काटो, बी आई कितना है, बी एल वी बाई आर, और एल एज इट इज कितना फोर्स आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स। पावर निकालना है, पावर, अमन चलो पावर बताओ, पावर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, एफ इंटू वी, यानी सिर्फ हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, पर ये सब चीजें कब होंगी, ये वैल्यूज कब यूज करोगे, जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहां तो नहीं कर लोगे ना, कोई भी दो पैरेलल आ गए तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर होते हैं, इसको रॉड का पार्ट नहीं मान सकते अपन, कंडक्टिंग वायर है ना, सर्किट है, इसलिए हमने एल इफेक्टिव 0 नहीं लिया। क्या कह रहे हैं, वैक्यूम में क्रॉस होगा, हाँ हाँ ये सब वैक्यूम में हो रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, मैं समझ गया आप कहना है, सब आइडियल है, everything is ideal, still this is happening because losses are there in the form of heat, वैक्यूम में भी हीट जनरेट होती है, सन से लेके आपके अर्थ तक आती है कि नहीं गर्मी, आजकल गर्मी लग रही है क्या, तो वैक्यूम में से होती हुई आ रही है ना, लॉसेस वहां भी होते हैं। चलो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। अमन ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, पर अनफॉर्चुनेटली नीट में ये सब भी नहीं आता, वहां आएंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करें भाई, एकदम बेसिक से शुरू करता हूं। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यू शेप का वायर है, एक रॉड है जो v वेलोसिटी, और v भी क्यों, 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ चल रही है, क्वेश्चन ये रहा अपना, और क्या चाहिए आपको, चलो लेंथ चाहिए, 5 मीटर लेंथ का रॉड है, लो थोड़ा छोटा कर दे इसको, और क्या चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, B इक्वल टू 10 टेस्ला। आपसे दो बातें पूछी जा रही हैं, एक तो इस सर्किट में करंट विद डायरेक्शन, और दूसरा मुझे चाहिए इसमें आप कैलकुलेट कर दो पावर डिलीवर्ड कितनी है, जो पावर है वो कितनी रहेगी। ये सब तो पढ़ा होगा ना पहले ऑनलाइन में, क्यों मन बाबू, पढ़े तो सब हो गए ना पहले, मिस तो नहीं की थी ना क्लासेस, ठीक है। तो वहां या तो बताया गया होगा, और वहां नहीं बताया होगा तो काम की बात नहीं होगी, तभी नहीं बताया गया होगा, है ना, तो मस्त रहो, जब दो लोग नहीं बता रहे मतलब काम की बात नहीं है। 50 एम्पियर, कितने लोग बोल रहे हैं 50 एम्पियर, अरे वाह 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 क्या बात है, शाबाश। पावर 25,000, 25 किलोवाट, हाइपोथेटिकल हो गया मतलब ये, हाँ? इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, इतनी पावर रॉड को घुमाने से मिल जाती तो अपन फिर पावर हाउस बनाते ही नहीं, वो कोयले वाली चिमनी नहीं जल रही होती कोटा में, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही और क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। मान लो इन प्रीवियस प्रॉब्लम, एक तो हम आपसे ग्राफ बनवा लें फोर्स वर्सेस वेलोसिटी के बीच में, और एक पावर वर्सेस वेलोसिटी के बीच का हम ग्राफ बनवाना चाहते हैं, इसी केस के अंदर जो चल रहा है। फिलहाल आपने करंट कैलकुलेट किया है, आई इक्वल टू कितना होता है, बी एल वी बाई आर, बी कितना है आपके पास में 10, लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है 5, वेलोसिटी कितनी है 10, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज आल्सो 10, तो 50 एम्पियर। डायरेक्शन भी पूछी है इसने, बताइए। अब मैं चाहता हूं लेंस लॉ यूज ना करके केवल सेल वाला कॉन्सेप्ट, हाई पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखें। सो वेलोसिटी ऑफ रॉड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट हैंड का थंब, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी इनवर्ड, थप्पड़ कहां पड़ेगा नीचे, थप्पड़ कहां पड़ेगा नीचे, नीचे क्या होगा हाई पोटेंशियल, ऊपर क्या होगा लो पोटेंशियल, यस और नो। यानी हम सर्किट ऐसा बना सकते हैं, लो पोटेंशियल सॉरी हाई नीचे बना इस बार, तो करंट कहां जाता है हमेशा सेल के अंदर, नहीं सेल के अंदर नहीं सेल के बाहर, इस तरह हाई टू लो पोटेंशियल, डिस्चार्जिंग का सिंपल एक सेल डिस्चार्जिंग ही होगा।
तो कितने लोगों ने बोला था क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही बोला था ना कितने लोग? सही आंसर था आपका एकदम। अच्छा, पावर भी पूछिए, तो पावर के लिए क्या करोगे? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, एल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, वी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय आर। रेजिस्टेंस कितना है? 10 से 10 कैंसिल। हाँ भाई यार, बहुत ज्यादा पावर आ गई है, तो बहुत पावरफुल सवाल था। कितने लोगों के दोनों आंसर्स करेक्ट हैं? चलो इजी वाले तो कर ही लेते। चलो इसको बताओ। उसी उसी केस में ग्राफ बनाना है, फोर्स वर्सेस वेलोसिटी, पावर वर्सेस वेलोसिटी। हाँ, करिए करिए। अरे अरे, ओ, देखो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एफ और वी में क्या ग्राफ बनेगा बताओ? रिलेशन बताइए। एफ इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। तो एफ प्रोपोर्शनल टू वी। कैसा शेप रहेगा? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? ठीक है, कितने लोगों ने ये बनाया है? बन ही गया होगा। फिर पावर वर्सेस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? P इक्वल टू हाउ मच? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो P प्रोपोर्शनल टू, फिर कहां पे आ जाएगा इस बार? ऐसा है ना। चलो ठीक है, सर्किट्स की बात हो रही थी, सर्किट करने हैं हमको, प्रैक्टिस सर्किट की करनी है। अरे सही हो गया कि नहीं? अब हम थोड़ा ढंग के सर्किट की तरफ चलते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। कृपया बातचीत ना करें। और ये 3 ओम है ना, ठीक है। ये सभी रॉड्स जो हैं 5 मीटर लेंथ के हैं। दिस होल फ्रेम, दिस कंप्लीट फ्रेम इज मूविंग टुवर्ड्स राइट with suppose 10 मीटर पर सेकेंड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पे दी है, इतने रीजन में तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दी है, B इक्वल टू 5 टेस्ला, या 0.5 कर देते हैं चलो। इस रीजन में B इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है। और यहां पे बस वैल्यू चेंज है, डायरेक्शन सेम है। यहां B इक्वल टू हमने 2 टेस्ला दिया है। दो पॉइंट्स यहां बना रहा हूं, B एंड A। आपको VA माइनस VB फाइंड करना है। कर सकते हैं? रॉड मूव करती है तो सेल बनता है। मान लो ये मेटेलिक रॉड्स हैं जिनके खुद के कुछ रेजिस्टेंसेस भी हैं। तो कितनी रॉड हो गई इसमें? 3। तो 3 सेल बनेंगे, नॉर्मल सा KCL का सर्किट बन जाएगा। कर दीजिए। टेल मी द आंसर। देखो 1 अगस्त तक का टाइम है, अगर ढंग से रिवाइज कर गए तो गेम खेल जाओगे लाइफ का सबसे बड़ा, है ना। नहीं तो फिर तो इतिहास गवाह है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार वही बच्चों को खूब टाइम मिल गया था, कई लोग गेम खेल गए उसमें, बड़े बड़े। हाँ पूरा पूरा ले आए। 700 से ऊपर वाले कितने हैं जाने, है ना? कितने? 100 है? 100 नहीं यार, 100 है क्या? 111। अच्छा हाँ, मतलब काफी लोग हैं। और कई ऐसे भी हैं जो मतलब थे तो बहुत तुर्रम खान, लेकिन टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, घर पे नहीं पढ़ाई हो पाई या जो भी है, तो वो अभी पढ़ भी रहे हैं दोबारा, है ना। चलो कितने सेल बने भाई? 3। 3 बने कि नहीं?
अच्छा, तीनों में ही जो वेलोसिटी है वो राइट में, फील्ड इनवर्ड है, हाई पोटेंशियल कहाँ रहेगा? ऊपर, तीनों के अंदर। तो ऐसा कुछ बनेगा सर्किट आपका। तीनों ही सेल्स के हाई पोटेंशियल ऊपर है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और जो टर्मिनल्स हैं ए और बी, सर्किट कुछ ऐसा आना चाहिए। तीनों सेल्स कितने कितने वोल्ट के हैं वो आप बता दोगे मुझे अभी? पहला सेल कितने वोल्ट का बन रहा है? 1। दूसरा? सोच रहे हैं, सोचो सोचो सोचो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? E इक्वल टू बी एल वी। तो पहले सेगमेंट में 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, 5 मीटर लेंथ का वायर है, स्पीड कितनी है? 10। कितना आया? 25। आप तो 1 बोल रहे थे। 50 और उसका आधा 25 वोल्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऐसे वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसा सकता है एग्जामिनर जबरदस्ती। अभी तक नहीं किया इतना ज्यादा, लेकिन कर सकता है। फिर 100, 30, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बी कितना है? 2। लेंथ कितनी है? 5। वेलोसिटी कितनी है? 10। कितना वोल्ट बना? 100 वोल्ट का बीच वाला सेल बन गया। और लास्ट वाला फिर से आप बता रहे हो कितना है? 50। से E इक्वल टू बी एल वी, यानी कि 50 वोल्ट। अरे यार ये बात समझ में, ये है सिचुएशन पूरी। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हो? केसीएल से। नोडल नोडल बोलते हो ना उसे। नीचे क्या लगा दिया आपने? 0। ऊपर कितना मान लिया? एक्स या वी, जो भी आप मानते हैं। एक ब्रांच में I1, एक ब्रांच में I2, एक ब्रांच में, तीनों करंट्स का सम जंक्शन पे क्या होता है? 0। केसीएल, किरचॉफ अंकल ने बोला था। अब देखिए पहले वाले सेल में क्या हो रहा है? एक्स हाई से लो, -25 -0 डिवाइडेड बाय, भाई आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आर। अलग अलग ब्रांच में ओम्स लो लगाते जाओ। दूसरी ब्रांच में क्या होगा? एक्स माइनस 100/2, एक्स माइनस 50/3 इक्वल टू 0। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, आराम से आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो। कितना आ रहा है बताइए? 50। क्या बात है, राउंड फिगर में आ रहा है। और किसी का आया 50? आप क्वेश्चन को घूरते क्यों? सॉल्व करो। काश ऐसा होता, हम इसे घूरते सॉल्व हो जाता अपने आप। अब तो इक्वेशन बना दी, सॉल्व तो कर दो। अरे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, घबराने की बात नहीं है। कुछ दिक्कत है? आता है ना पीछे का थोड़ा थोड़ा? समझ में आ रहा लाला? ठीक है। अमन बाबू। हम्म। हाँ जी। 50 आ रहा है? कितने लोगों का आ रहा है 50? ठीक है, तो आई थिंक सॉल्व करने वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मूविंग रॉड पर हम कोई भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं, और एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप मेडिकल एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे सवाल पूछा गया, एक स्ट्रेट वायर था जिसमें आई करंट जा रहा है, इससे कुछ दूरी पे एक स्क्वायर लूप रखी हुई है। अरे रखी है ना, स्क्वायर मान लो इसको, लग नहीं रहा पर ये है। स्क्वायर की साइड है ए, और नीट में जो डिस्टेंस दिया था वो यहाँ सेंटर से दिया था, पर हम ऐसा करते हैं यहीं तक रख लेते हैं। जो मॉड्यूल वाला डेटा है वो रख लेते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने केवल प्रपोर्शन पूछा था, वो इजी क्वेश्चन था। हम एग्जैक्ट ईएमएफ पता करेंगे। आपको बताना है इस स्ट्रेट वायर की वजह से, इस लूप में, लूप का नाम रख दीजिए कुछ ABCD, इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बता सकते हैं? और ये भी है कि मान लो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। मूविंग रॉड वाला बन गया केस? अरे बन गया कि नहीं बन गया? या इसको करने से पहले इसके छोटे भाई को देख लो। एक रीजन है 20 सेंटीमीटर लेंथ,
इसमें पूरे रीजन में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का बी का वैल्यू है 1 टेस्ला। इसके अंदर एक स्क्वायर शेप की लूप को हम एंटर करवा रहे हैं, जिसकी साइड्स है 5 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 5। रॉड का नाम वही रख देता हूं जो उधर है, ABCD। t=0 पे इसने चलना शुरू किया है राइट की तरफ 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? t0 पे चलना शुरू, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑल थ्रू आउट। आपको बताना है इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t=3 सेकेंड्स, एट t लेट अस से 12 सेकेंड्स। हाँ ठीक है। और बाहर निकल के तो वैसे कुछ नहीं, चलो 2 का बता दो आप तो सिंपली। तो t=3 सेकेंड पे ये लूप किधर होगी, किस अवस्था में होगी, किस सिचुएशन में फंसी होगी? मतलब 1 मीटर पर सेकंड। डस्टर को मान लो थोड़ी देर के लिए, डस्टर है ये। रेक्टेंगल को स्क्वायर मान लो आप तो। 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 सेकंड में कितना मीटर? 1 मीटर। आपको कितने सेकंड चलाना है? 3। ये कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर। तो 3 सेकंड में कितना अंदर आ जाएगा? 15। तो कौन सी मैथ लगा रहे हो? वापस चलो, टेक 2। t0 1 मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 1 सेकंड 1 मीटर, 2 सेकंड 2 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर। यही होगा ना? अरे यही होगा ना? यानी कि 3 सेकंड के बाद ऐसे होगी, होगी कि नहीं? रेड। अरे अरे अरे, यूनिट का गड़बड़ हो गया क्या? अरे लो, सॉरी भाई। तो अभी तो क्या हो रहा है ये मतलब ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड कर लो इसको। टेक 3। लाइट्स कैमरा साउंड एक्शन। चलो भाई वापस से करो। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है, t=3 सेकंड पर ये रॉड किस जगह होगी? अब तो ऐसा होगा ना? अरे लाला, ओ लाला, समझ में आ रहा है क्या हुआ? t0 पे क्या हुआ था बताना? चलना शुरू किया। कितनी स्पीड से? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। t=3 सेकंड पे क्या होगा? कुछ पोर्शन इसका अंदर रहेगा और कुछ पोर्शन बाहर रहेगा, और ये कितनी स्पीड से उस समय भी चल रही होगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये ए पॉइंट रहेगा, ये बी, ये सी और ये डी। इन चार में से 2 साइड्स ऐसी होंगी जिसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो कौन सी है? ए डी और ए। 4 में से 3 होंगी एक्चुअली। कौन सी 3 होंगी अभी बताओ? एडी तो इसलिए क्योंकि वो फील्ड के बाहर है, उसको तो हटा ही दो, वो तो हिस्सा ही नहीं है गेम का। ए बी और सी डी में भी इंडक्शन नहीं होगा, क्यों? उनकी लेंथ और वेलोसिटी वो दोनों क्या है? पैरेलल। हमने पीछे देखा कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल हो तो उसमें इंडक्शन नहीं होता। तो ये साइड बेकार है, ये साइड बेकार है, और ये साइड भी बेकार है। केवल एक रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना? E=BLV। बी कितना है? 1 टेस्ला। लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके। और वेलोसिटी कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर। ये जितना भी आएगा उसको आप फिर वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे। तरीका समझ में आया? यस और नो? जब 12 सेकंड होंगे तब क्या सिचुएशन होगी? 12 सेकंड। अच्छा चलो मेरा दूसरा सवाल सुनो आप तो। इसको ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में कितनी देर लगेगी? एंटर होना, अंदर रहना, बाहर निकलना और पूरा बाहर निकल जाना। 20 सेकंड। कितने लोग बोल रहे हैं 20 सेकंड? कितने लोग बोल रहे हैं 25 सेकंड? 25 वाले कितने हैं? अच्छा, मतलब t0 से लेकर अंदर एंटर होना, अंदर पूरा देश घूमना, फिर ऐसे ही पूरा बाहर भी निकल जाना, ये प्रक्रिया में कितना देर लगेगी? क्यों लगेंगे 25 सेकंड बताओ? 5 सेकंड तो पूरा एंटर होने में। कितना हुआ ये? सबसे आगे वाले पोर्शन को देखो। जब तक ये रॉड पूरी एंटर हुई 5 सेकंड का मोशन हो चुका है, और ये 15 और चलेगी अभी, सबसे आगे वाला पोर्शन। फिर 15 ये, और फिर 5 बाहर निकलने में अलग लगेंगे। कितना हो गया? अपन को कितने का निकालना है ईएमएफ? 12। 12 सेकंड पर ये कहां होगी? पूरी अंदर होगी ना। एंटर होने में कितना टाइम लगा था? 5 सेकंड। और उसके बाद भी आगे वाला हिस्सा अगले 15 सेकंड तक अंदर ही रहने वाला है।
यानी 12 सेकंड पे पूरा का पूरा लूप कहां सिचुएटेड है? इनसाइड। मतलब अगर हम थोड़ा नीचे खिसका के बना दें तो इधर कहीं होगा, ए बी सी और डी। इनमें से अभी भी डीसी में और ए बी में कोई इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनकी लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। बचे कौन से? एक सेल यहां बनेगा, एक सेल यहां बनेगा। मतलब इसका अगर हम सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएं तो ये एक सेल बन गया बीएलवी वोल्टेज का, और इसके साइड में ये एक सेल बन गया बीएलवी वोल्टेज का। नेट ईएमएफ इस लूप का कितना है? 0। अपोजिंग नेचर में कनेक्टेड है ये सेल या सपोर्टिंग नेचर में कनेक्टेड है? ये कैसे पता चलता है सर अपोजिंग है कि सपोर्टिंग? ये सपोर्टिंग नेचर है जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में हो। ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट मिलके करेंगे 10 वोल्ट, और कहेंगे ये आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा बस, और दोनों नहीं रहेंगे फिर। 5 वोल्ट 5 वोल्ट अपोजिंग नेचर। अगर विद इन दिस लूप देखते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे के किससे कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव। तो ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। नेट ईएमएफ इनसाइड दिस लूप इज इक्वल टू, आई बात समझ में? ये मैंने पहले इसलिए करवा दिया क्योंकि यहां ऐसा ही हो रहा है। यहां भी 2 सेल बन रहे हैं, यहां भी सीडी में और ए बी में कोई इंडक्शन नहीं होगा, और जिन दो में होगा इस बार बीएलवी बीएलवी इक्वल नहीं होंगे। अपोज तो करेंगे लेकिन बराबर नहीं है ना? रीजन, फील्ड वेरिएबल है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है यहां की तरह। इस तार के पास वाले सेगमेंट एडी पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और दूर वाले सेगमेंट बीसी पर कम मैग्नेटिक फील्ड है। तो कटेंगे तो सही लेकिन पूरा 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप कर सकते हो, इसको करके दिखा दो। बिल्कुल घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अभी। मस्त करो बिंदास एकदम, है क्या बात है। और किसी को कुछ भी पूछना हो अमन बाबू, घबराना नहीं, पूछो। हाँ, जब आएगा तब पूछेंगे। सही है यार, नहीं अच्छी बात है, मैं खुद ऐसे सवाल पूछता था, बाद में पता चला एग्जाम में आता। 20, तुम्हारा तो फायदा हो गया। अब तुम्हारे 50। अच्छा बिहार वो, अरे पहले बता तो दिया करो यार, ये टेंशन हो गई मेरे को। 70 किस में आता है? 70 ऑब्जेक्टिव आता है, तो सब्जेक्टिव कितना आता है फिर? तुम लोग मिलना अलग से मेरे से ना, जरा समझाना पैटर्न अपना, है ना? चलो भाई, आंसर, ट्राई टू आंसर। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया हुआ है, 2012 या उसके आसपास था। लेकिन उसमें पूरा ईएमएफ नहीं पूछ के उन्होंने सिर्फ प्रपोर्शन पूछा था कि डिस्टेंस के साथ कैसा प्रपोर्शन है। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरा ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो 2 सेल बनने हैं, एक ए और डी के बीच में बनना है, ये कनेक्टिंग वायर रहेंगे, और एक ऐसा ही जो है बी और सी के बीच में बनना है। मैग्नेटिक फील्ड यहां लूप में क्रॉस होगी या डॉट होगी? क्रॉस की डॉट? क्रॉस। अच्छा, हाँ मतलब वो तो पूछा ही नहीं है। करंट इधर, फील्ड इधर, थप्पड़ अंदर। और क्रॉसेस जैसा कल हमने एक क्वेश्चन में देखा था, जितना दूर जाएंगे क्रॉसेस क्या होते जाएंगे? कम, वीक फील्ड होती जाएगी। हमने करंट की डायरेक्शन पता करी थी, आज हमें ईएमएफ का वैल्यू चाहिए। तो इधर का अलग ईएमएफ निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड का B1L इंटू वी, और राइट हैंड साइड का अलग निकलेगा B2L इंटू वी। एल इंटू वी दोनों सेम है, लेंथ इधर भी ए है इधर भी ए है, स्पीड भी दोनों की क्या है? सेम। केवल डिफरेंस आ रहा है तो किस चीज में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर की वजह से पास के किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? μI/2πr, कल भी देखा था हमने किसी क्वेश्चन में। सो B1 पहला जो वायर है एडी, वो कितने सेपरेशन पे है? x। तो आप यहां पुट करिए μ0I/2πx। लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है? a, और स्पीड कितनी है? v। ठीक है, कितने लोगों का यही आया है पहला ईएमएफ? शाबाश, स्पीड होना बहुत जरूरी है आजकल। B2
स्ट्रेट वायर की वजह से दूसरा बीसी वाला वायर कितना दूर सिचुएटेड है, x प्लस ए, शाबाश। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस ए एल इंटू वी। ये E1 ईएमएफ का सेल और ये E2 ईएमएफ का सेल सपोर्टिंग नेचर में कनेक्टेड है या अपोजिंग नेचर में कनेक्टेड है? पॉजिटिव, वही पिछला वाला ही तो है, अपोजिंग है। तो नेट जो ईएमएफ आएगा लूप का, ज्यादा में से हम कम माइनस करना चाहते हैं, कौन सा ज्यादा है, E1 या E2? क्यों भैया? डिनोमिनेटर बड़ा मतलब नंबर छोटा, तो हम ज्यादा में से कम माइनस कर दें। म्यू नॉट आई ए वी अपॉन 2 पाई एक्स माइनस म्यू नॉट आई ए वी अपॉन ए कर देता हूं एल की जगह पे 2 पाई एक्स प्लस ए। बाकी तो फिर कॉमन वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जाम में जो आया था वहां केवल ये प्रपोर्शन एक्स वाला पूछा गया था, ठीक है, तो और इजी हो गया वो, तो उसमें आगे ऊपर की वैल्यू गलत भी होगी तो चल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? किसी के मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रॉड दे सकते हैं वो आपको, स्ट्रेट रॉड ना दे करके टेढ़ी मेढ़ी रॉड भी दे सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रॉड में क्या करोगे? मान लो सेमी सर्कल दे दिया आर रेडियस का और बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा भाई? कितना होगा? E इक्वल टू बी इंटू एल इफेक्टिव, बी इंटू एल इफेक्टिव। क्या करते हो, पहले पॉइंट को सीधा आखिरी पॉइंट से जोड़ देते हो, कितना आ गया? 2r। सो बी इंटू 2r इंटू जो भी v होगी वो दी होगी, मतलब है ना, उससे टेंशन नहीं है। अच्छा मान लीजिए यही मॉड्यूल वाला केस उठा लेता हूं, ये L, ये L, ये L और ये भी L और ये थीटा। अब L इफेक्टिव कितना लोगे, V इस तरफ है और B क्रॉस है। घबराइए मत, एकदम आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, देश आजाद हो चुका है ना भाई, है ना? सोच रहे हो इसमें तुम यार? 2L 1 प्लस साइन थीटा, ये L इफेक्टिव आ गई, बाकी B और V मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो पहले पॉइंट को फिर से आपने क्या कर दिया, आखिरी पॉइंट से मैंने थोड़ा साइड में जोड़ दिया ताकि साफ सुथरा काम हो जाए। ये लेंथ यहां तक L है, यहां से भी नीचे की तरफ L है। ये कितनी लेंथ है? ये L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है, L साइन थीटा। ये भी कितना आ रहा है, L। अच्छा, तो टोटल लेंथ हो गई 2L प्लस 2 साइन थीटा, 2L प्लस 2L साइन थीटा, 2L आप कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। तो टेढ़ा मेढ़ा वायर भी आता है, तो घबराने वाली कोई बात। अरे बहुत इजी है यार, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं बना दुनिया में। मैं तो कहता हूँ एलकेजी में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए इसको, एलकेजी से फिजिक्स की स्पेलिंग याद कराओ सबको। यस सर। और कोई आपको टफ लगता हो, कोई हो कॉपी के अंदर तो बताइए। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं थी, इससे पहले जो 12 सेकंड वाला कर रहे थे, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर क्लोज लूप है तो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0। सही बात है। अच्छा, एक आया एग्जाम में, उसमें क्या पूछा, थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन अच्छा है। एक यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसका कोई एंड नहीं है, आगे पता नहीं कहां तक है, और इसमें अलग अलग शेप के वायर्स को हम एंटर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ये सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से आ रहे हैं। तो इनमें से किन शेप्स के अंदर कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा ऑल थ्रू आउट द मोशन या ऑल थ्रू आउट व्हेन दे आर एंटरिंग, और किस में नॉन यूनिफॉर्म ईएमएफ इंड्यूस होगा? कहने का मतलब इनमें से किस में तो एंटर होते समय मान लो 5 वोल्ट इंड्यूस हुआ तो 5 ही वोल्ट इंड्यूस हो रहा है जब तक पूरा एंटर नहीं हो जाता, एंटर होने के बाद तो 0 हो जाएगा। और किस किस में ऐसा है कि पहले ईएमएफ बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, या कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्यों? एक बार दोबारा सोच के बोलना, तुमने क्या बोला, उल्टा बोल गए। हाँ दोबारा बोलो, और लोग भी आंसर दे सकते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा,
क्योंकि जब भी ये एंटर होंगे उनमें एल इफेक्टिव सेम आएगा। समझ रहे हो बात को आप? मान लो इसका इतना पोर्शन एंटर हुआ है, तो इस समय इतनी रॉड है बस फील्ड के अंदर, बाकी का पोर्शन तो फील्ड में है ही नहीं। तो इतने पोर्शन का एल इफेक्टिव कितना आया? इस साइड के इक्वल आया। और इसको आगे भी आप कांस्टेंट स्पीड से एंटर करवाते रहोगे, एल इफेक्टिव क्या रहेगा? सेम। स्पीड भी क्या रहेगी? सेम। बी तो पहले यूनिफॉर्म है, मतलब ईएमएफ क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऐसा किस किस में होगा बताओ? स्क्वायर में और रेक्टेंगल। सर्कल में क्या दिक्कत है? मान लो इतना हिस्सा एंटर हुआ, तो अभी एल इफेक्टिव कम है। मान लो आधा सर्कल एंटर हो गया, अब एल इफेक्टिव बढ़ गया। फिर मान लो इतना पोर्शन एंटर हो गया, वापस से एल इफेक्टिव क्या हो गया? कम। यानी इसके एंट्रेंस के दौरान एल इफेक्टिव बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से भी देख सकते हो। स्क्वायर के और रेक्टेंगल का एंटर होते समय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है? सेम। एक सेगमेंट के अंदर एक छोटा एलिमेंट लेके देख, पर उससे ज्यादा इजी है एल इफेक्टिव लेके देख लें। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एपीएमटी में पहले, कई साल पहले। ठीक है। अरे समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? फिर रोटेटिंग रॉड पे सवाल आ जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर रोटेटिंग रॉड का भी एग्जाम्पल है। तो एक एल लेंथ की रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। इस बार लीनियर मोशन ना करके कैसा मोशन हो रहा है? एंगुलर मोशन हो रहा है, राइट? रोटेशनल मोशन हो रहा है। और मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने रखी है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस, यूनिफॉर्म, इनवर्ड, जो भी कहना चाहो। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, हाई पोटेंशियल किस तरफ, लो पोटेंशियल किस तरफ? शुरुआत बेसिक से करते हैं। एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी है, अलग अलग पार्टिकल्स की, इसकी रॉड की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन तो हम कह सकते हैं इधर जाने वाली है। इस समय पे ऐसे रोटेट होते होते ये पूरा इधर आएगा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखिए, वेलोसिटी इज अपवर्ड, राइट हैंड का थंब, फील्ड इज इनवर्ड यानी क्रॉस। पाम किस तरफ आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स बाहर? टुवर्ड्स सेंटर क्या आ जाएगा आपका? हाई पोटेंशियल। और इधर क्या आ जाएगा? यानी इसका हम इक्विवेलेंट सेल बनाए तो ऐसा बनेगा। अब हमको इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन याद है? किसी को याद है? रोटेटिंग रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और बहुत इजीली आ जाता है। यहाँ एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते हो, उसकी वेलोसिटी v है। फिर आप देखते हो कि v तो हर डीएल के लिए अलग अलग है, तो v को आर ओमेगा लिख के फिर इंटीग्रेट कर दे तो 0 से लेके एल तक फटाफट से ये आ जाता है। वो डेरिवेशन आपकी कॉपी में होगा या करवाना है? अरे है। और नहीं होगा तो बता देना, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एल लेंथ की अगर सेंटर पे हिंज किया हुआ है, सेंटर नहीं मतलब एक एंड पे हिंज किया हुआ है, तो इतना ईएमएफ आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये चलो कर लेते हैं ना, आपसे पूछ पूछ के कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल या डीएक्स, यहां तक का रेडियस कितना है? एक्स। इस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो इस छोटे से सेगमेंट में छोटा सा जो ईएमएफ आएगा वो कितना होगा? b इंटू एल यानी x इंटू, और एल क्यों? इसकी एल तो dx है, और इंटू v। और v हर dx के लिए अलग अलग है। आपको पता होगा कोई भी रोटेशनल मोशन है, दरवाजे का ही एग्जांपल लेते हैं मोस्टली, तो जो सेंटर की तरफ वाले पार्टिकल होते हैं सेम ओमेगा के लिए उनकी स्पीड कम होती है और बाहर वालों की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। आप सब पढ़ चुके हो नर्चर के अंदर ये बात। तो v तो सबका वेरिएबल है, तो v को क्या लिखोगे? आर ओमेगा। आर कितना है? एक्स। और इसे पूरी रॉड के लिए क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो b सबके लिए सेम, ओमेगा सबके लिए सेम, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके आ गया b ओमेगा एल स्क्वायर बाय। अब इससे ये फायदा हो गया, कल को कहीं और भी हिंज कर दे तो आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके कोई भी आंसर निकाल सकते हो। वैसे कोई ऐसा करता नहीं है, सब लोग टुकड़े करके दो पार्ट्स में ब्रेक के करते हैं, है ना? Everyone is smart nowadays. Nobody likes to do integration, right? Unless unavoidable circumstances. चलो, तब एक बात बताओ,
अगर मैंने इसी रॉड को, यही एल लेंथ की रॉड है, और सेंटर से हिंज कर दिया, कहां से हिंज कर दिया? अब जरा बताएंगे इसके दोनों एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ होगा? 0 बोल रहा है एक बच्चा, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? आप चाहे तो इंटीग्रेशन कर लें, -L/2 से +L/2, मालूम चल जाएगा। नहीं करना चाहते इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, दो रॉड्स में ब्रेक कर दो यहां से इसको, L/2 अलग और ये L/2 अलग। इधर वाला जो L/2 है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, और इधर वाला जो L/2 है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थप्पड़ कहां पड़ेगा? टुवर्ड्स सेंटर। आधी रॉड को ही देखना अर्जुन की तरह, बाकी भूल जाओ कुछ है वहां पे। वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, थप्पड़ कहां पड़ेगा? सेंटर की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल इधर आया। कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर अपॉन 2 अलग। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने L/2 की रॉड के लिए। इंटीग्रेशन से बच गया ना मैं, डर लगता है मुझे इंटीग्रेशन से, मैं मतलब एक एवरेज बच्चा। ठीक है, HP/LP। अब इस रॉड को देखो, इस वाले पोर्शन को देखते हो तो वेलोसिटी कहां है? नीचे। फील्ड कैसी है? क्रॉस। थप्पड़ फिर से कहां पड़ रहा है? सेंटर की तरफ। तो देखा जाए तो ये एक और सेल बन गया। अगर मैं इंटीग्रेट नहीं करना चाहता हूं तो दो सेल बना के कर सकता हूं। ठीक है मन बाबू, इसका भी उतना ही आएगा, B ω L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए से लेके कहां तक जाना है? बी। अब आप देख लो, इधर से आप चलोगे तो जितना लो से हाई जा रहे हो, B ω L²/2 या B ω L/2 का स्क्वायर बाय 2, उतना ही हाई से लो वापस जा रहे हो। जितना चढ़ गए लाइफ में उतना ही नीचे भी गिर गए। जितना पोटेंशियल राइज हुआ उतना ड्रॉप भी हो गया। तो नेट कितना हो गया? 0। L इफेक्टिव 0। बट देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कहीं उसने सेंटर और एंड का तो नहीं पूछा? मान लो यहां पे एक पॉइंट दे दे O, तो VO माइनस VA इज इक्वल टू VO माइनस VB, B ω L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि B ω L²/8। बी केयरफुल। और अगर VA माइनस VB पूछा है तो देश का बच्चा बच्चा जानता है आंसर विल बी सी। तो ठीक है, जाते जाते एक कर दोगे? अरे हाँ बोल दो, ऐसे ही करना ही पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा, थोड़ा ना होता है। नीट में जाके कोई बोले मैं नहीं कर रहा, मत कर भाई, नंबर काट लेंगे। हैं? देश आजाद है, कोई भी कुछ भी कर सकता है ऐसा? हाँ, ट्रैफिक लाइट पे जाके बोलना है, रेड लाइट पे, माई लाइफ माई रूल्स, क्रॉस करना। फिर अंकल बताएंगे माई ऑल्सो लाइफ माई रूल्स है, चालान। नहीं, कई लोग स्टेटस में लगाते हैं, मैं बच्चों के स्टेटस देखते रहता हूँ, माई लाइफ माई रूल्स। ट्रैफिक लाइट पे जाके नहीं बोलते माई लाइफ माई रूल्स। क्या कह रहे हो? लगा लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक तरफ L/3 है और एक तरफ 2L/3 है। आपको A, B और C तीन ऐसे दे दिए, VA माइनस VC निकालना है। चलो, अब इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पर समय का अभाव है? सबसे मजेदार टॉपिक ही यही है ना, रोटेटिंग रॉड। ये हटा दूं, लिख दिया? ये बचपन से ऐसे चुप रहते हो कि मतलब सवाल करते टाइम ही हो जाते हो? मतलब 7, ये बच्चा कह रहा है 7/36। हाँ 7 बाय, डिसाइड करो, फाइनल आंसर बताओ। B ω कितना? B ω L²/6। कितने लोग बोल रहे हैं B ω L²/6? चलो सब लोग करो अभी। एक और दे देता हूँ, घर के लिए पैक कर दूं एक। ठीक है, हाँ दे रहे यार, ये इग्नोर दे, इसको ये साउंड इग्नोर कर दो। 60 डिग्री L ठीक है, दो रॉड है L लेंथ की, 60 डिग्री पे है, और इनके एंड्स के नाम कुछ भी है, मान लो A, B, C। तो एक तो आप VA माइनस VB तो आराम से बता ही दोगे, तो एक तो ये दे देते हैं, थोड़ा खुश हो जाओगे घर जाके आप, है ना।
और फिर आप VA माइनस VC भी बताना, या बता सकते हो तो अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका क्या डिसाइड हुआ फिर? अच्छा, बन तो वही रहा है ये, एक ऐसा है ना, ए सेंटर और सी। ये कितना है? बी ओमेगा 2L/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अरे सही है। और ये बी ओमेगा L/3 के स्क्वायर का डिवाइड बाय 2। और आप देख लीजिए अब ये कितना आ रहा है, 4/9 तो आगे ये आ गया, और 9 क्यों 18, 4/18 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और ये कितना आ रहा है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18। तो 4 - 3, ये अपोजिंग सेंस में कनेक्टेड है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इधर से इधर चल लो आप, है ना। तो 3/18 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 3/18 कितना होता है? 1/6। यही कोई बताया था किसी ने? कितने लोगों ने यही बोला था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 6 पोटेंशियल डिफरेंस है। साइन देख सकते हैं कि वी ए माइनस वीसी है या वीबी माइनस वीसी है, बट वैल्यू कितने लोगों का सही है? समझ में आया भाई? इसका बताइए, वी ए माइनस वीबी तो आराम से बता दोगे आप। सोच रहे हैं, सोचो सोचो। अच्छा, घर पे करोगे? घर पे करोगे? चलो घर पे करके। हिंज हिंज, हाँ मतलब ऑब्वियसली यार, मतलब क्या बात कर दी तुमने। चलो अच्छा है आज ही पूछ लिया, वरना कल पूछते तो अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है, इज दैट ओके? तो ये है रोटेटिंग रॉड तक की कहानी, और कर लेंगे अभी इसमें सवाल रोटेटिंग रॉड के। तो कल जो है डायनामिक ईएमआई को कंप्लीट करके फिर हम स्टैटिक ईएमआई में यानी सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में आ जाएंगे वापस लौट कर। कल तो क्लास है ना। और सेल्फ और म्यूचुअल एलआर सर्किट, डीसी सर्किट, हाँ मतलब ऐसा करेंगे, सेल्फ इंडक्शन एक साथ निपटा लेंगे पूरा, सेल्फ में एलआर सर्किट भी कर लेंगे, एलआर डीसी सर्किट, और फिर एक साथ जाएंगे म्यूचुअल पर सब निपटा के। ठीक है जी। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत